आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। क्यों राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था लोकसभा के अंदर? एक बार नहीं, कैसे उनको कई बार रोका गया, उनको भाषण नहीं देने दिया गया और उनको बाहर आकर मीडिया के सामने वो तमाम बातें कहनी पड़ी। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। राहुल गांधी बोले नहीं बल्कि दहाड़े। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा कि आपने भारत माता को, इस देश को बेच दिया है। उन्होंने जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं, जिस तरह की बातें वहां पर कही हैं, ऐसा लगा कि पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो उठ खड़ी हुई है। लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों को कहते रहे, बोलते रहे। उन्होंने ट्रेड डील से लेकर, एप्स्टीन फाइल से लेकर, उसमें हरदीप पुरी के नाम से लेकर, अनिल अंबानी के नाम से लेकर हर चीज को उन्होंने शुमार किया है। यहां तक उन्होंने कहा कि डेटा जो है वो बेच दिया गया है। और कैसे जो एक तरह से गर्दन है इस सरकार की है, सीधे तौर पर कहें तो राहुल गांधी ने कहा, मार्शल आर्ट का एग्जाम्पल देते हुए, कि उनकी गर्दन को पकड़ लिया है, चोक कर दिया है उनकी गर्दन को। और तब उनसे ये डील जो है वो कराई गई है, ट्रेड डील, जिसकी बात पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। इस सब के बीच आप ये देखिए कि ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है। उस रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने फिर से कहा है कि उन्होंने धमकाया भारत पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए। और उसके साथ साथ जो बेहद चौंकाने वाली बात उन्होंने कही है वो ये कि 10 प्लेन जो है वो शॉट डाउन हुए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके हुए थे, कहां हुए थे, लेकिन 10 प्लेन अगर वो कह रहे हैं और इस युद्ध की अगर वो बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर वही बात जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कही, वही एक तरह से ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि इतने मजबूर, लाचार, हताश, निराश, डरे हुए, खौफ में या खौफजदा मोदी आखिर क्यों है? और बात जब हरदीप पुरी की जाए, अब तक इसको डिनाई किया जा रहा था। अब हरदीप पुरी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक प्रतिनिधि मंडल के तहत उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से, जिसको वो मिस्टर एप्स्टाइन करके खिताब कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे उनकी कई बार मुलाकात हुई है और मेल भी एक्सचेंज हुआ है, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन उन्होंने पूरा बताया कि कैसे ये उनकी मुलाकात हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि अब तक तो इसको डिनाई किया जा रहा था, अब कम से कम वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और बात कही है जिसको मैं यहाँ पर सुनवाना चाहूंगी। फिर मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा ओंकारेश्वर पांडे जी, उनसे मैं इन तमाम बातों पर तफसीली चर्चा करूंगी। लेकिन आप सुन लीजिए पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, खास तौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने बात कही है कि कैसे बांग्लादेश को तरजीह दी है ट्रंप ने, अमेरिका ने, हिंदुस्तान के बनिस्बत। सुनिए आप। Recently, and I asked them what's going on. They said we're finished as a result of the tariffs. Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. तो आपने सुन लिया, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री गॉन, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब किरण रिजिजू उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा, जब तमाम बातें जो राहुल गांधी ट्रेड के हवाले से, एप्स्टीन फाइल के हवाले से, अनिल अंबानी के नाम पर ये तमाम बातें जब कह रहे थे, तो किरण रिजिजू उठे और उन्होंने कहा कि आप इसको ऑथेंटिकेट करें। और राहुल गांधी ने कहा कि वो यही ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हैं, उसको वो कर सकते हैं। लेकिन चेयर पर जो बैठे थे उन्होंने साफ तौर पर, लोकसभा स्पीकर उस वक्त के जो चेयर कर रहे थे उसको, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि आप इसको ऑथेंटिकेट करें। और उसके बाद आप ये देखिए कि एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ जब बाहर राहुल गांधी थे और उसके साथ साथ प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, दो मंत्री जो हैं, वो मीडिया से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने तो राहुल गांधी को कहा है कि वो ऑथेंटिकेट करे अपनी बातों को। राहुल गांधी ने वही प्रेस के सामने उनका हाथ पकड़कर खींचा और कहा कि वो ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार है। लेकिन दोनों एक तरह से वहां से भाग निकले। तो ये है, अगर विपक्ष का नेता
अगर मजबूत और मजबूती से तथ्यों पर आधारित अपनी बात करता है तो क्या होता है, ये हमने देखा आज। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आज पहली बार आपके साथ पब्लिक इंडिया पर मैं कार्यक्रम कर रही हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, राहुल गांधी के इस भाषण को और खास तौर पर जो उन्होंने यहाँ पर इल्जाम लगाए हैं, और इल्जाम नहीं, वो कह रहे हैं कि वो ऑथेंटिकेट करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं, और जो सबसे उन्होंने बात जो उन्होंने कही है कि भारत को, यानी कि देश को बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया है, उसका सौदा कर दिया है। कितनी गंभीर है ये बात, और कितनी चुभ रही होगी, और कितनी चोट राहुल गांधी ने पहुंचाई है मोदी को। बेहद गंभीर, बेहद आक्रामक और एक स्टेट्समैन का भाषण था आज। आज राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह नहीं, लीडर ऑफ दिस कंट्री की तरह बात कर रहे थे। ये वो बातें थीं जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर करेंगे। उनकी तरफ से ये इस जुबान में इस तरीके से बात रखी जाएगी, और उन्होंने अमेरिका को भी एड्रेस किया, रशिया चाइना को भी एड्रेस किया, पाकिस्तान को एड्रेस किया, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस किया, हमारे जो जो डाटा सिक्योरिटी है उसको एड्रेस किया, और हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो इश्यूज हैं उनके, उसको डायरेक्टली एड्रेस किया है। और जिस लहजे, बड़ी सफाई से उन्होंने सारी बातें कही हैं, उन्होंने एक एक चीज को बयान किया है। और शुरुआत उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से की। जो मार्शल आर्ट है उसके एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि किस तरह से आदमी पहले ग्रिप बनाता है, फिर चोक करता है, और फिर आंखों में देखता है और आंखों में डर दिखाई देता है। और इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देके साफ साफ कहा अपने तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर की आंखों में डर दिखाई देता है, और जो ये फैसले हुए हैं उन्होंने उसको शर्मनाक की संज्ञा दी है। उन्होंने इसको देश बेच डालने की संज्ञा, भारत माता को बेच डालने की संज्ञा राहुल गांधी ने दी, और फिर उसको सब्सटेंशिएट किया है कि भाई अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जो टैरिफ था वो 3% था, उसको आपने बढ़ा के 18% हमारे ऊपर लाद दिया, और उनका जो 16% था उसको अपने 0% कर दिया। तो ये किस तरह से इस जिसमें हमारे किसानों की सुरक्षा शामिल नहीं है, हमारे इंडस्ट्रीज की सुरक्षा शामिल नहीं है, हमारे जो डाटा सिक्योरिटी है उसकी सुरक्षा शामिल नहीं है, और तमाम तरह की चीजें उन्होंने कही। मैं इस भाषण को बहुत ही आक्रामक और बहुत ही उस तरह का भाषण मानता हूं कि भारत जैसे स्वाभिमानी देश को, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहा, उनको भी एक तरह से इशारा था कि आप जो भारत से चाहते हैं वो इक्वालिटी के आधार पर ही मिल सकता है, और एक राष्ट्र का नेता इसी तरह बात करता है। जहां हम झुक रहे हैं, उन्होंने ये भी इशारा किया कि संभव है कि आपको आपके किसानों के वोट के लिए, आपके अपने युवाओं रोजगारों के बेरोजगारों के वोट के लिए आप इस तरह का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वही कंसर्न हमारा भी है। हमारे भी युवा हैं, हमारे भी किसान हैं, हमारा भी एनर्जी इंटरेस्ट है, और हम अपने एनर्जी इंटरेस्ट को किसी को सोल्ड आउट नहीं कर सकते कि हमारा फैसला कोई और करेगा। और उन्होंने एक तरह से वो भी दिया कि आपको अगर आपको चाहिए भारत का डाटा, तो भारत के साथ समानता के आधार पर बात करनी पड़ेगी। चाइना को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए, और सभी कंट्रीज को आप एक तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके बगैर रह भी नहीं सकते। उन्होंने अपनी ताकत बताई कि 140 करोड़ का जो देश है, 145 करोड़ इनफैक्ट अब है, क्योंकि हम चाइना से भी उस मामले में आगे निकल चुके हैं, और दूसरे इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से जब हाउस ने उनको ऑब्जेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नाम ने, भाई अजीब सी सिचुएशन है, चाहे चेयर पे कोई भी बैठे, लेकिन ये 2-3 नाम आते हैं तो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष इस तरह घबरा जाता है जैसे पता लगता हो कि उनका नहीं किसी और, माने उनका ही नाम लिया जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमेशा रूलिंग पार्टी इस मामले में डिफेंसिव क्यों होती है। उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई ये चीजें हैं, और अटैक किए हैं सरकार पर, सत्तारूढ़ पार्टी पर। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने किरण रिजिजू को एड्रेस करते हुए कहा कि रिजिजू ने थोड़े दिनों पहले हमें फोन किया था या हमसे बात की थी और पूछा कि आप अपने को फिट कैसे रखते हैं। फिर उनसे कहा कि किया था ना, और उनको कहना पड़ा कि हाँ किया था, और फिर उन्होंने बताया कि ये हम मार्शल आर्ट से कहते हैं। उन्होंने स्पीकर की ओर इशारा करके और फिर वो कहा कि भाई आप कांग्रेस में रह चुके हैं।
बाद में आपने हाउस में बाहर आके जो उन्होंने प्रहलाद जोशी और दूसरे नेताओं को भी उन्होंने हाथ पकड़ के साथ आने की बात कही, देयर इज अ मैसेज टू दैट। इसमें मैसेज ये है कि रूलिंग पार्टी के भीतर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस और अन्य दलों से गए हुए हैं, और उनमें से कई लोग राहुल गांधी के सीधे संपर्क में हैं। इस बात का उन्होंने इंडिकेशन हाउस में दिया है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात होगी, क्योंकि वो तो एक धनखड़ से परेशान थे, और अभी अगर कई सारे लोग अगर टच में हैं और उनका मंत्री अगर फोन करके कह रहा है, उनको तो उन्होंने स्पीकर ने बचा दिया। जब उन्होंने एप्स्टीन की फाइलों के नाम लिया, अडानी का नाम लिया, तो किरण रिजिजू की, अब शायद उनको ये पता नहीं होगा, मैच्योरिटी नहीं थी, कि उन्होंने कह दिया आप ऑथेंटिकेट करिए, और ऑथेंटिकेट करने के लिए राहुल गांधी तैयार थे। अगर वो ऑथेंटिकेशन चेयर एक्सेप्ट कर लेता तो ये बातें हाउस के रिकॉर्ड पे चली जाती। वहां तो उन्होंने, जगदम्बिका पाल ने, स्पीकर ने, जो स्पीकर के पोस्ट पे थे, उन्होंने एक तरह से बचाव किया है सत्तारूढ़ दल का। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल जो बातें रखी गई हैं, वह आज पक्ष विपक्ष के तौर पर नहीं, वो एक भारत के नेता के तौर पर बात कर रहे थे। उसमें जियोपॉलिटिक्स शामिल था, वो दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, स्टेबिलिटी से इनस्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, और किस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड खड़ा हो रहा है, और उसमें किस तरह से डॉलर डी डॉलराइजेशन की वो बातें हैं। इन सब चीजों को लेके इतने बेहतरीन ढंग से राहुल गांधी ने आज एड्रेस किया, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना बेहतर ढंग से एड्रेस अभी तक कर पाया है, या सत्तारूढ़ दल की तरफ से कोई कर पाया है। जी जी, तो क्या यही डर था ओंकारेश्वर जी, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था? हालांकि जिस बात पर बोलने नहीं दिया जा रहा था वो भी नहीं बोली है राहुल गांधी ने, उस किताब का जिक्र नहीं किया, उसी पर हंगामा बरपा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए कि एक के बाद एक, अगर राहुल गांधी की जबान में ही बोल रहे कि एक के बाद एक जो उन्होंने एटम बॉम्ब उन्होंने गिराए हैं, जो उन्होंने एक तरह से हमला किया है, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ पूरी बीजेपी, उनका पूरा कैबिनेट, पूरा एनडीए आप एक तरह से कह लें, वो एक तरफ था और राहुल गांधी एक तरफ थे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का पलड़ा भारी था। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उनका पूरा हाव भाव, जिस तरह से वो चल रहे थे, जिस तरह से वो हंस रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं अनिल अंबानी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इनका नाम बिना लिए मैं, और फिर भी वो उन सबका नाम ले रहे थे। और जो उन्होंने बाहर आकर किया है, जब प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव जो कर रहे थे, और उन्होंने वही मीडिया के सामने जो उन्होंने फैक्ट चेक कर दिया, या एक तरह से दुम दबाते हुए जैसे भागे हैं दोनों मंत्री, ये साफ तौर पर दिखा दिया कि राहुल गांधी का खौफ है, डर है सीधे तौर पर। ही इज डोमिनेटिंग द हाउस नाउ इंटेलेक्चुअली, एंड अपनी बातों से, अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन से, अपनी कैपेबिलिटी से वो हाउस को अब डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। उनकी आंखों में वो टाइगर दिखाई देता है कि जो सामने वाले को दबोचने के लिए रेडी है, तैयार है। और ये जो उन्होंने जो फैक्चुअल बातें कही, यही तो भारत सुनना चाहता है। हम अमेरिका को लेके इतने दब के जो ट्रेड डील कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, वो उनके तरह तरह के स्टेटमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जारी हैं, और हम उसका कारगर ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने देश की तरफ से अमेरिका को भी जवाब दिया। ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ अगर आप डिनर करते हैं और फिर हमसे बात करते हैं, तो फिर तो बात होगी, फिर तो हम बात, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनके साथ डिनर करें और हमें आप उनके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये अलग साफ साफ कहा कि वो पाकिस्तान को भी जवाब दे रहे हैं, अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, कि और अमेरिका को उन्होंने ये भी वो दिया मैसेज कि अगर आपको डील करनी है भारत के साथ, तो भारत को समान रूप से देखना पड़ेगा। हमने देखा है कि इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी या अदर लीडर्स थे, उन लोगों ने इसी टर्म में बात की थी, इसी टर्म में कहा था कि भारत समानता के आधार पर वो करता है, हमारा कोई बॉस नहीं है। आज भारत में ब्रिक्स के कंट्रीज के जो वो हैं शेरपाज हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, उन्होंने भी इस पे चिंता जताई है। अपने देश को जोड़ के उन्होंने कहा है कि रशिया और भारत दोनों को आप इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, और इस ट्रेड डील के बहाने कि हम दोनों ट्रेड नहीं कर सकते। ये बहुत सारी बातें आई हैं, और जो दुनिया भर के नेता इसको लेके चिंतित हैं। इसको लेके सत्तारूढ़ दल सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव रहा है। वो ये बताने में लगा है कि नहीं नहीं, बड़ा अच्छा ट्रेड डील है, बहुत अच्छा, इससे भारत का विकास हो जाएगा।
जो उसकी खामियां हैं और जो हम पे दबाव है, उसका जो मुकाबला जिस तरह किया जाना चाहिए, उसको भारत के नेता की तरह प्रधानमंत्री की जगह राहुल गांधी को रख ले। आज उन्होंने उस तरह से पूरे वर्ल्ड को एड्रेस किया है और उससे कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि इन द फ्यूचर इफ ही इज इन द पावर, he will be able to take the decisions and counter the global pressures। जी, बड़ी बात बोल रहे हैं आप ओंकारेश्वर जी। आप एक तरह से चैलेंज ये कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ज्यादा काबिल है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से इस कुर्सी पर बैठने के लिए, और शायद वो बेहतर तरीके से दूसरे देशों के जो अध्यक्ष हैं उनसे डील कर पाएंगे। वो इस तरह से सिर्फ दिखावे की 56 इंच की छाती नहीं है कि आपने मीडिया के एक धड़े को बोल दिया कि आप बताइए कि हमारी 56 इंच की छाती है, हम विश्व गुरु हैं, हमारा डंका बज रहा है, हमारे देश जो है नतमस्तक हैं। पहले कहता था अरे तू क्या है, और अब हम कहते हैं कि तू क्या है, ये वही वाली बात। तो यहाँ तो तमाम चीजें उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही हैं ओंकारेश्वर जी। चाहे मैं ये बात नरवणे जी की किताब हो या फिर अब ये ट्रेड डील हो, और फिर अभी रिसेंट में ट्रम्प का दिया हुआ ये बयान। ट्रम्प तो बार बार कह रहे हैं, ट्रम्प ने तो आगे बढ़ के यहाँ तक कहा है कि वो उनका करियर बर्बाद कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के लिए कही जा रही है, राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं लेकिन मोदी जी चुप है। आज तो उन्होंने मोदी जी की तरफ से जवाब दिया है और मैं ये बात कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने भारत की तरफ से जवाब दिया है। जो अपेक्षा की जा रही थी कि जिस जवाब को हमारे प्रधानमंत्री देंगे, जिसको विदेश मंत्रालय और फिर मंत्रियों के माध्यम से और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के माध्यम से कहवाया जा रहा था कि नहीं नहीं हम स्वतंत्र हैं और हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को वो करेंगे, वो बातें आंख में आंख डाल के साफ साफ राहुल गांधी ने देश की तरफ से आज कहा है। और ये मैसेज सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी है कि भारत इस बात को अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप हमारे को डिक्टेट करें और हम जो है उस टर्म के हिसाब से चले। उन्होंने बता दिया हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत के साथ समझौता करना है, ट्रेड डील करना है और अपने लोगों के लिए करना है, तो उनको हमारी भी सुरक्षा देखनी होगी, हमारे भी किसानों की सुरक्षा, हमारे भी डाटा सिक्योरिटी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, उसको ध्यान में रख के सोचना होगा, डिसीजन लेना होगा और वो बराबर पे होगा। हम उनके इंटरेस्ट को देख सकते हैं लेकिन उनको भी हमारे इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड। और भारत ने कई सारे अभी फैसले लिए हैं। आपने देखा यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई थी उर्सुला वेन डेर लेन, उनके साथ भी एक समझौता हुआ है, अभी उसको एक्चुअलाइज होना बाकी है। इन सभी समझौतों में भारत को अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना है कि क्या हम बाजार खोल रहे हैं सबके लिए, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि यूरोपियन कमीशन से ट्रेड डील हो गया, लेकिन हम यूरोपियन मार्केट को और उसके टैरिफ को कम कर रहे हैं और हमारी टैरिफ वहां कम हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर कम हो भी रही है तो क्या उन चीजों को हम वहां भेजने की स्थिति में है। ये सब कुछ चाहे यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन कमीशन से हो, चाहे यूके से ट्रेड डील हो, अदर कंट्रीज से हो, ये प्रेशर तो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए ना। कहा गया है ये पीछे से, पीयूष गोयल जी ने और कई लोगों ने ये कहा है कि भाई ऑयल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइसिंग होनी चाहिए और वहां से टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन ये पिछले कंडीशन तो पहले आप उनको फ्रंट पे वो करिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि फला कंट्री से बंद कर दो। राहुल गांधी ने तो उन कंट्रीज का नाम लिया है, ईरान से बंद कर दें, रशिया से बंद कर दें, ये कैसे, उनके कहने पे हम कैसे कह दें। और आप कह रहे हैं कि वेनेजुएला से खरीदिए या हमारे उससे खरीदिए, वो हमारे लिए कितना महंगा पड़ेगा, भारत के लोगों के लिए कितना महंगा पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। और जो अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग और उसका भी है, डिलीवरी है, ये नेचुरली ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इन बातों को कहना किसको चाहिए? क्या ये बैकडोर से कहने वाली बातें हैं? ये बातें कंट्री के लीडर के तौर पे कही जानी चाहिए और वो कंट्री के लीडर के तौर पे आज राहुल गांधी ने उसको एड्रेस किया है। और मैं इस बात की भी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने पर्सनल लेवल पे कोई पॉलिटिकल अटैक नहीं किया, उन्होंने कुछ भी पॉलिटिकल अटैक नहीं किया। जो कहा वो एक नेशन के तौर पे कहा, जो कहा कि आपको इस बात का जवाब देना चाहिए और आपने शेमलेसली देश को बेच दिया है, ये शब्द इस्तेमाल किया। सरकार के पास डिफेंस करने वाले लोग नहीं थे, जो मंत्री बैठे थे खामोश थे, उनमें से कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। कुछ तो बीच में बीच बचाव स्पीकर नहीं किया क्योंकि किसी के पास कहने को कुछ नहीं है।
सो ये जो डिफेंसलेस स्थिति है, आज उस हाउस में राहुल गांधी डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को एक नेशनल लीडर और ग्लोबल लीडर के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं। जी जी, आखिरी 2 सवाल आपसे ओंकारेश्वर जी कि इसको कितना खतरनाक आप मान रहे हैं? अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से खत्म, बर्बाद, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि गुड़गांव में कैसे वो जाकर मिले और इस डील के बाद, इस ट्रेड डील के बाद जो फाइनल क्या होगी वो हमें मार्च में पता चलेगा। लेकिन एक तरह का एक खाका सा हमारे सामने आया है, उससे ये पता तो चल रहा है कि आखिर किस तरह की डील होने जा रही है और उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। और इसी को लेकर जो किसान हैं वो प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी और ट्रंप का पुतला भी वो फूकेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राहुल गांधी की बात है, ये देश के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग किसानों के लिए, जो दूध और इस तरह का जो व्यापार करते हैं उनके लिए, टेक्सटाइल के लिए, इस सब के लिए कितनी घातक होने जा रहे हैं आने वाले दिन? क्योंकि रशिया ने ये कहा है, हालांकि बयान वो अक्टूबर का है और उसको रिपीट भी किया जा रहा है। पुतिन ने ये बोला है कि अगर ऐसा होता है तो 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हिंदुस्तान को होने जा रहा है। हिंदुस्तान मतलब आपको, हमें और इस जनता को। नहीं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने, उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये बातें दोहराई हैं और वो सारी बातें कही हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन का नाम लेके कि यूक्रेन में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वजह से हमारे के ऊपर इस तरह का सैंक्शन लगाया जा रहा है और भारत और रशिया दोनों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने तो अमेरिकन जो है प्रपोजल को मान लिया था, अब उसके बाद जब हमने मान लिया है उसको, तो उनको एक्चुअलाइज उसको करना चाहिए। और उसके बाद जो है, लेकिन दूसरी तरफ चीजें ये हो रही हैं कि समंदर में जो है वो अटैक हो रहा है, जहाजों पर अटैक हो रहा है और तरह से ट्रेड टैरिफ लगाए जा रहे हैं। एक तरह से वो वॉर की तरह है। और वो जो उन्होंने अपना क्लैरिफाई किया है, लेकिन ये स्पष्ट किया है कि दोनों देश और सभी, बल्कि ये भी कहा कि अगर वास्तव में अमेरिका चाहता है कि लोग उसके डॉलर के साथ ही काम करें तो उनको डॉलर का परमिशन देना पड़ेगा। सच ये है कि रशियन उस पे जो कंपनीज हैं उसके ऊपर टैरिफ है, उसके ऊपर सैंक्शंस है, तो वो डॉलर के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर है उनको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट पे जाना पड़ेगा। तो ब्रिक्स को लेके जो उनकी चिंताएं हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, इसको लेके ब्रिक्स कंट्रीज में भी जो है वो एकजुटता दिखाई दे रही है और आज इसी बात को इन्होंने दोहराया है। आज राहुल गांधी ने जो कहा कि ये जो टू पोलर और मल्टीपोलर जो वर्ल्ड बन रहा है उसमें भारत की भूमिका है और उसमें भारत ये तय करेगा कि इक्वालिटी के आधार पर हमारी चीजें तय हो। आप अगर टेक्सटाइल की बात करें, आपने बांग्लादेश को कितना 0% पे ला दिया, तो बांग्लादेश टेक्सटाइल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब वहां से भारत का ही मुकाबला होगा, भारत के टेक्सटाइल पर टैक्सेस होंगे और वो टैक्स फ्री जाएगा, तो जाहिर है उसका मार्केट बूम करेगा, वो उसको बेटर रेवेन्यूज मिलेंगे। आपने भारत पर डिजिटल टैक्स भी उस पे अमेरिकन कंपनीज पे भारत में डिजिटल टैक्स फ्री कर दिया है, उसका नुकसान भारत की जो डाटा कंपनीज हैं और डिजिटल कंपनीज हैं उसको उठाना पड़ेगा। तो एक नहीं अनेक प्रकार से जो चीजें हैं वो भारत के हितों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, नुकसान करने वाली हैं। जो वर्ड ये यूज करते हैं राहुल गांधी कि वी आर कॉम्प्रोमाइज्ड, सो कैसे वो कागज पे आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है। हम टैक्स कम कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब शराब सस्ती मिलेगी और वाइन और अमेरिकन मोटरसाइकिल सस्ता, हमारे मोटरसाइकिल का क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट्स का क्या होगा, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। आप बेल्जियम से सस्ते चॉकलेट मंगाएंगे तो भारतीय जो लोग हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका क्या होगा। इस प्रकार की अनेक चीजें हैं जो हमें इक्वल लेवल पे डील करनी चाहिए। लॉन्ग रन में इमीडिएट तो मार्केट में लगेगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल आप चाइना का माल मंगाने लगे तो बहुत सारी चीजें आपको सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन उस सस्ती के पीछे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग या एमएसएमई इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाएगी। यही जो डर है जो चाइना के साथ भी था वो आज अमेरिका के साथ है, वो अदर कंट्रीज के साथ है। इसको बड़े इफेक्टिवली राहुल गांधी ने एड्रेस किया है और बहुत समझदार उन्होंने इंग्लिश में एड्रेस किया है। तो रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लोग तो उनका जवाब देने में भी सक्षम नहीं थे। इक्का दुक्का जो लोग होंगे वो पिछले बेंच पे बैठे हुए थे, वो फ्रंट पे नहीं थे और इंग्लिश
में एड्रेस करते हुए उन्होंने वर्ल्ड को एड्रेस कर दिया है। उन्होंने अमेरिका, चाइना, रशिया, तमाम यूरोपियन कंट्रीज और सबके लोग वहां बैठे हुए देख रहे हैं कि ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री हु इज एड्रेसिंग देयर कंसर्न्स, एड्रेसिंग आवर कंसर्न एंड टॉकिंग एट इक्वल लेवल। दैट वाज द लेवल ऑफ द राहुल गांधी टुडे इन द हाउस। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और लास्ट मेरा सवाल कि एप्स्टीन फाइल एक ऐसा जंजाल जिसपे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यूके के तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में उसको लेकर इस तरह से बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि इसको मनोहर कहानियों की तरह पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज इसको पार्लियामेंट में उठाकर, और खासतौर पर अनिल अंबानी, हरदीप पुरी का नाम जिस तरह से लिया है, जिसके बाद किरण रिजिजू जो है उठ पड़े थे। कितना गंभीर आप इसको मान रहे हैं? आखिरकार हरदीप पुरी ने सामने आकर इसको एक्सेप्ट तो किया है कि उनकी मुलाकात हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, वो एक दीगर बात है, लेकिन मुलाकात हुई। इसी तरह की क्लैरिफिकेशन तो और लोग भी दे रहे हैं कि हाँ हमारी मुलाकात हुई है, बिल गेट्स ने भी बोला है, लेकिन उस तरह की किसी चीज में कोई संलिप्तता से उन्होंने भी इनकार किया है। That was the best thing anyone can do। जो हरदीप सिंह पुरी ने आके सामने कम से कम इस बात को कहा कि किन परिस्थितियों में कैसे मुलाकातें हुई थी, वर्ल्ड के और कौन कौन से लीडर शामिल थे। अगर राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया, वो तो किरण रिजिजू बच गए, स्पीकर ने बचा दिया, उसको ऑथेंटिकेट करने की बात कर रहे थे, वो तो हाउस में ऑथेंटिकेट कर देते। क्योंकि जिन फाइलों की चर्चा हो रही है, माइंड इट, it's not fake media and it's not created by artificial intelligence or deep fake or something। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के सिग्नेचर और मोहर से वो फाइलें रिलीज हो रही हैं। तो आप उसके ऑथेंटिकेशन में आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ये गलत सवाल उन्होंने पूछ लिया, स्पीकर ने उन्होंने बचा दिया। लेकिन आज जो ये मुद्दा उठा है, इसलिए नहीं उठा है, ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं आया, एक तरफा बहुत सारे एफसीन के मेल्स हैं, चैट्स हैं, इधर से भी कुछ जवाब हैं या कुछ हैं, उससे कुछ बहुत एस्टैब्लिश नहीं होता। बट ये तो एस्टैब्लिश होता है कि आप इस नेटवर्क में थे, आप उनके और आपके नाम का बेजा इस्तेमाल। उन्होंने एक बात कही कि अनिल अंबानी जेल क्यों नहीं गए अभी तक, उनके ऊपर जो चार्जेस हैं, सरकार, सवाल ये है कि सरकार हर आदमी को बचा क्यों रही है। अगर किसी ने गलत किया है, अगर उनके ऊपर चार्जेस हैं, तो अगर क्या ये अपोजिशन का कोई व्यक्ति होता तो उसको तो अब तक रेड पड़ चुका होता, उसके घर में तो सब कुछ हो चुका होता। तो ये जो अननेसेसरी डिफेंस में सरकार लगी हुई है, उससे भी वो अपनी मुश्किलें बढ़ाती है। और इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से आज राहुल गांधी ने रेज किया कि जो चीजें हैं उसको आप रेज करो, उठाओ। नारवणे की किताब में जो उन्होंने उठाया था, जो हंगामा मचा, वो क्यों मच रहा है? दुनिया के लोगों को ये बातें मालूम हो चुकी है ना कि क्या था और क्या सिचुएशन थी। वहां आप किताब को छुपाने की बजाय लेट द बुक स्पीक, किताब में क्या लिखा है बोलने दीजिए। उसमें से एक भी शब्द उनको अगर सरकार के खिलाफ उनको लगता है राष्ट्र के खिलाफ है, तो देयर इज लॉ, देयर इज सब कुछ है आपके पास। लेकिन जो वो खुलासा कर रहे हैं, उस खुलासे में डिफेंस मिनिस्टर का नाम है, उसमें ऊपर का नाम है, उसमें आर्मी चीफ से ज्यादा बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है, ये बताइए। जब हम अपने आर्मी चीफ को देशभक्त नहीं मानेंगे, वो सर्टेन चीजों में जो वहां ग्राउंड पर है, उस समय पोस्टेड है, और वो सर्टेन बातें कह रहा है, तो इसका तो जाहिर है दुनिया सुनेगी, उसको समझेगी। किताब पर बैन लगाने से क्या होगा? भारत को एकजुट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसे चैलेंजेस 62 से लेके अगर आज तक आ रहे हैं, और एक एडवर्सरी हमारा पड़ोसी देश अगर इस तरह का बुलिंग कर रहा है, तो उस बुलिंग का हम कैसे जवाब दें? और उसको आप यूनाइटेडली जवाब दे सकते हैं। आप पहले के ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी से सीखिए, जो अपोजिशन से कितना तालमेल रखते थे। जो अटल जी कह चुके कि राजीव गांधी ने हमें भेजा था, हमें अमेरिका में ट्रीटमेंट कराना था तो वो भेजा था, तो उस समय के तो कांग्रेस लीडर ऑपोजिशन को इतना वैल्यू देते थे। आज आपने क्या वर्केबल रिलेशन बनाया है कि आप कल को कहते हैं कि आइए मिलिए बैठिए, मसला हमारी पार्टी का नहीं है, मसला देश का है। मसला ये है कि अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है, चाइना दबाव डाल रहा है, उसका मुकाबला करना है। Let the house be united, the entire country be united and face that challenges। ये कहीं ना कहीं लैकिंग हुआ है। हमने हमेशा उसको इस तरह से लिया कि हमारा प्रतिद्वंदी नहीं, हमारा दुश्मन हो, इस तरह से ट्रीट किया है। ये चैलेंजेस आज सरकार के सामने कहीं ना कहीं आके खड़े हुए हैं। उसमें भी राहुल गांधी ने उनको एक वे आउट दिया है कहीं ना कहीं, कि आपको इस पर समानता के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ बात करनी पड़ेगी। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने चौके छक्के उड़ाए हैं, बहुत दिन तक ये बयान जो है वो चुभने जा रहा है। अब हमें इंतजार ये करना चाहिए कि हेडलाइंस मैनेजमेंट का नया खेल क्या शुरू होता है और उसमें से कौन सी ऐसी बातें निकाल कर जो राहुल गांधी को दिन रात सो कॉल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो टारगेट करना शुरू करता है। और बीजेपी आईटी सेल तो एक्टिव हो ही चुका है। अभी आप ये देखिएगा कि वहां किस तरह की बातें इसको लेकर कही जाएंगी, क्योंकि डैमेज तो बहुत हो गया है अब नरेंद्र मोदी सरकार का। अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी, आपका कार्यक्रम एक का हिस्सा लास्ट बनने के लिए, समय बात देने के कहना लिए। चाहता हूं जी कि जी। जो आपने मीडिया की बात करी, मेन स्ट्रीम की जो कुछ भी है, चाहे मीडिया हो या सरकार हो, एक कहावत है कि सितार की तार को उतना ही खींचिए जिससे वो टूट न जाए। तो सितार की तार को अगर ज्यादा खींचने लगेंगे ये लोग, तो राहुल गांधी ने अपना करेज, अपना पावर और आपके पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो साफ साफ दिखा दिया है। इससे वो होना होगा कि कहीं सितार बजने की बजाय, बेहतर राग निकलने की बजाय वो टूट न जाए सितार। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ओंकारेश्वर जी आपका। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। नमस्कार।